डियर स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ना है आज के क्लास में? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज होगा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ रहा याद? इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में बिना जोड़े वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बिना पेयर वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते थे? तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगाते, हुंस रूल लगा करके ही ना निकालते थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मैं एक झलक आपको हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का दिखा देता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखा देता हूं। देखिए थोड़ा जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सिखा दूं। तो सबसे पहले क्या सीखना है, ध्यान से देखिएगा, एक बार आप लोग पढ़े हुए होंगे, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़ा वाला। अनपेयर्ड का मतलब क्या हुआ? बिना जोड़ा वाला। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक चीज ध्यान रखना है, सबसेल मेरे पास कितने? 4, एस पी डी एफ। कितने सबसेल? 4, एस पी डी एफ। एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन का बात हो गया। सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, एकदम ध्यान रखना है, कुछ को ध्यान होगा। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। यहाँ एक मैं कॉलम बनाता हूं, लिखते जाइएगा आप साथ में। सबसेल इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, और उस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये पीछे वाली चीज है, इसको मैं मिटाऊंगा जल्दी से। सबसेल एस में मात्र 1 ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे एक सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और चूंकि एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल तो पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और क्या जानते हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एफ सबसेल का बात करें, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, यानी एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल को ब्लॉक से डिनोट करते हैं। मान लो कि डी सबसेल के ऑर्बिटल को डिनोट करना है
तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 5। तो 5 ब्लॉक डिनोट कर दीजिए, हर एक ब्लॉक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये डी सब सेल है। मान लो कि पी सब सेल को डिनोट करना है, तो पी सब सेल को कैसे डिनोट करोगे? 3 ऑर्बिटल, तो 3 ब्लॉक बनाएंगे। इसी तरह से एफ सब सेल को कैसे करोगे? 7 ऑर्बिटल, तो 7 ब्लॉक। एस सब सेल को कैसे करोगे? 1 ऑर्बिटल, तो 1 ब्लॉक। इसको आप जल्दी से नोट करिए, इसका यूज आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने। अभी बताते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो कि हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है Cu2+ में, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Cu2+ का, तो पहले कॉपर का लिखते हैं, तब 2+ का। कॉपर 29 का पहले लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। यही ना कॉपर का होता है। कॉपर का एक्सेप्शनल होता है, डी सब सेल में जब 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 कर देते हैं। किसी भी डी सब सेल में जब 9 इलेक्ट्रॉन आता है तो 10 पीछे से एक ले लेते हैं, और जब 4 आता है डी में तो 5 करते हैं पीछे से एक लेके। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा होगा? तो 4s में 2 और 3d में 9, तो 4s से 1 लेके 3d 10 कर दिए। तो 4s में 2 था, 1 ले लिया, तो 4s में 1 बचा। 3d में 9 था, s से 1 लेके 10 कर लिया, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, है ना। ये कॉपर का रहा। लेकिन चूंकि 2+ है, तो 2+ आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आउटर मोस्ट सेल कैसे पता करोगे? कोफिशिएंट देखो, जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा वो आउटर मोस्ट सेल। तो देखिए ये 1 है पहला सेल, 2 2 दूसरा सेल, 3 3 3 तीसरा सेल, और ये चौथा सेल। तो आउटर मोस्ट सेल तो यही है ना 4s। कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना है? 2, लेकिन आउटर मोस्ट में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहां से एक निकाल दो। एक तो निकला, अब हम लोग को टेंशन बचा एक इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो एक इलेक्ट्रॉन और कैसे निकलेगा? तो इसके जस्ट बगल वाले से निकालिए, जस्ट बगल वाले से जो बच गया, तो 3d10 से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 3d9। अब देखिए जो सब सेल खाली है उस पर हुंस रूल लगाइए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरा हुआ है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहाँ पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ भी पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। यहाँ 9 है, खाली है, इस पर हुंस रूल लगाना है 3d9 पर। तो डी सब सेल को पहले रिप्रेजेंट करिए। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 ब्लॉक बना के, 5 ऑर्बिटल बना के। इसका हुंस रूल हम लोग निकाल रहे हैं 3d9 का। हुंस रूल क्या कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर जोड़ा लगेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर जोड़ा लगेगा। 3d9 है तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। देखिए इसका तो जोड़ा लग गया है ना, पेयरिंग होया हुआ। इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी, ये बच गया। इसका जोड़ा नहीं लगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिना जोड़ा वाला एक इलेक्ट्रॉन है Cu2+ में। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो हुंस रूल क्या कहता है? पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा पूरी तरह से, तब जाकर के जोड़ा लगेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं लगेगा। जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए आप जोड़ा नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। और एग्जांपल देखो,
मान लो कि मैं बात करता हूं Fe2 प्लस का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो पहले 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आउटर मोस्ट सेल जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा। देखिए पहला सेल, दूसरा, दूसरा सेल, तीसरा, तीसरा, तीसरा सेल, ये चौथा सेल, चौथा सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा। एनर्जी कम है इसलिए 3d से पहले लिखाया है। ऑफ बाउ कहता है किसका, फोरेस का एनर्जी 3d से कम है तो पहले लिख दिए। और दो इलेक्ट्रॉन निकालना, आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों वहीं से निकाल दिए, बचा ही नहीं, सिर्फ उसी से निकला। तो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s तो जीरो हो गया इसलिए हटा दिए। अब कौन कौन खाली है, इसमें दो ऑर्बिटल, एस में दो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, डी में 10 होना चाहिए, है 6 इलेक्ट्रॉन, ये खाली है। इसी पर हुंस रूल लगेगा, किस पर 3d6 पर। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3 4 5, अब जोड़ा लग जाएगा 6, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। तो बिना जोड़ा वाला कितना बच गया, इसका तो लग गया केवल, बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं लगा। तो Fe2 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4, उसको लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं, एक एग्जांपल और करना चाह रहे हैं। देखिए मैं बात करना चाहता हूं मैग्नीशियम का, सिंपली मैग्नीशियम का, कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 12, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारा तो भरा हुआ है, कहीं पर खाली नहीं है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 0। Na प्लस का बात करते हैं, सोडियम प्लस का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पहले सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन चूंकि +1 चार्ज है तो आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट ये रहा। तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6, ये तो 3s0 हो गया, फिर से सब भरा हुआ है। तो Na प्लस में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। और देखिए Cl माइनस का बात करते हैं, तो पहले क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होता है 17 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट सेल में, तो +1 करेंगे। तो Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 पूरी तरह से भरा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cl माइनस में भी 0। इसी तरह से O2 माइनस का एक देख लो, ऑक्सीजन का 8 ना, 1s2 2s2 2p4, -2 के कारण +2, तो O2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6, देखिए पूरा तरह से भरा हुआ 1s2 2s2p सब, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। निकल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। हून्स रूल लगाना है। हून्स रूल क्या कहता है कि जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब ही पेयरिंग होगा, नहीं तो पेयरिंग नहीं होगा। हून्स रूल किस पर लगाना होता है? जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट। तब हम लोग अपने चैप्टर में इंटर करते। इतना जरूरत है 11th का कॉन्सेप्ट के इस चैप्टर में, है ना। अब ये बातें आपको डिटेल से रिवाइज हो गई। इसको मैं अब बीच में केवल चर्चा करूंगा कि इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। एक चीज और सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक होगा, तो उसको पारामैग्नेटिक बोलते हैं। किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उस सब्सटेंस को पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। पारामैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अब पारामैग्नेटिक कौन? जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए Cu2+ में है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पारामैग्नेटिक हो गया। Mg में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पारामैग्नेटिक नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पारामैग्नेटिक का मतलब जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। और जिस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो डाईमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला डाईमैग्नेटिक। उसको मैग्नेटिक फील्ड वीक फोर्स से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, है ना। नोट कर लीजिए। अब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जिनको ये बात नहीं पता थी उनको पता हो गया, और जिनको पता थी उनको रिवीजन हो गया। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करता है? किसी भी सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, अरेंज्ड हैं उस सॉलिड में। तो पहला बात क्या हो गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। यहां पर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड का पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा? सबसे पहला बात, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। और किसी भी एटम का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करते हैं। कैसे? किसी भी एटम का हर एक इलेक्ट्रॉन छोटा छोटा मैग्नेट की तरह काम करेगा, है ना। तो मैं पहले बता देता हूं कि each इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम works as teeny magnet. Each electron of an atom works as teeny magnet. कैसे? छोटा मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है? आप मैग्नेट जानते हो ना, मैग्नेट को आयरन के पास ले जाओगे तो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या आयरन का बड़ा तख्ता होगा तो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, माने आयरन में जाके चिपक जाएगा। टीनी मैग्नेट, देखो किसी एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और हम लोग क्या जानते हैं? सेम चार्ज रिपल्सन करता है, जानते हैं ना। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये इसको इधर भगाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इधर भगाएगा। जब उधर भगाया तो किसी दूसरे की तरफ गया भी, तो किसी दूसरे की तरफ गया ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का उसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है। सोचिएगा, थोड़ा इमेजिन करिएगा।
ये दो इलेक्ट्रॉन को मैं बात कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसको इस साइड में भगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको इस साइड में भगा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उस साइड में गया, उधर और भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो मानिए कि उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्शन तो हुआ, यानी छोटा मैग्नेट की तरफ काम किया। एक इलेक्ट्रॉन उसको दूसरी तरफ ढकेल रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इमेजिन होता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अट्रैक्शन हो गया तो तीन ही मैग्नेट हो गया। खैर इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, जानिएगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन छोटा छोटा मैग्नेट की तरह काम करता। अब किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है, एक न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन और एक एक्सिस पर स्पिनिंग मोशन। दोनों को मैं फिगर से क्लियर करता हूं, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन के कारण। एक अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, उसको ऑर्बिटल मोशन। और एक अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में पढ़े हो तो उसको स्पिनिंग मोशन। जैसे डिनोट करते थे ना, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इस तरह से ये हो गया क्लॉकवाइज, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इस तरह से डिनोट करते थे, ये स्पिनिंग मोशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन के कारण होता है। दो तरह का मोशन कौन कौन? तो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट और स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस। तो क्या कहता है? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस, magnetic behavior of a substance is due to orbital motion of electron in atom। पहला orbital motion of electron in atom, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और दूसरा ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला ऑर्बिटल मोशन और दूसरा स्पिन मोशन। देखिए दोनों को मैं फिगर से डिनोट करता हूं। पहला मैं ऑर्बिटल मोशन आपको दिखा रहा हूं किस तरह से होता है। ऐसे आपको मालूम है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन माने न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, ये आप एक मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए। ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से कुछ, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए घूम के चला गया। और ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये एरो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता उसको ऑर्बिटल मोशन। जानते हो कैसे घूमता? दूसरा मैं स्पिनिंग मोशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का मोशन। फिगर से ऐसे आपको मालूम है, स्पिन पता है आपको, जब क्लॉकवाइज में जाता था तो स्पिन प्लस हाफ, जब एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो स्पिन माइनस हाफ। तो ये रहा ऐसा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो स्पिनिंग मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये, यही डायरेक्शन ऑफ स्पिन हो गया ये वाला। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्पिन, इस तरह से डिनोट किया, एक्सिस पर घूम रहा है। और यही क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, यही वाला क्या है? बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। ये स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण या दूसरा स्पिनिंग मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। स्पिनिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है। नोट कर लीजिए, नोट करिए तो आगे बात करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है, माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है तो चार्ज पार्टिकल। ये दो तरह का मोशन शो कर सकता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल लूप ऑफ करंट कंसीडर कर सकते हैं जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना? मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में शो किया हमने, एरो से मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन में भी दिखाया गया, स्पिनिंग मोशन में भी दिखाया गया। तो चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है इसलिए इसको हम लोग लूप ऑफ करंट कंसीडर कर सकते हैं जिसके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। नोट में इस बात को नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बीइंग ए चार्ज्ड पार्टिकल, लिख दूं, बीइंग ए चार्ज्ड पार्टिकल and undergoing orbital motion and spinning motion and undergoing orbital and spinning motion, electron be considered as loop of current. Electron can be considered as a loop of current, as a loop of current having magnetic moment. तो इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर सकते हैं? लूप ऑफ करंट। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में रहेगा। बाकी तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन शो करता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन। उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये मालूम है। ये सब होने के कारण और चार्ज भी है, इसीलिए इसको हम लोग लूप ऑफ करंट कंसीडर करते हैं। चलिए अब बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ना, देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक मैथमेटिकल टर्म है। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं या बुक वाला लोग म्यू बी से भी डिनोट करता है। बोर मैग्नेटोन इसका ऐसा यूनिट होता है इसलिए बी लिख देता है। मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का? n इंटू एन प्लस वन, इसका ऐसा यूनिट bm है। bm यानी बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, वेयर n क्या है? अभी आपने सीखा था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटोन। एक बोर मैग्नेटोन का वैल्यू कितना होता है? एक बोर मैग्नेटोन का वैल्यू होता है 9.27
इंटू 10 टू द पावर -24, ये याद रखना है। 1 Vm बराबर 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, देखिएगा। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ आयरन 3+। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आयरन 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैसे निकालें। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। लिखिए Fe3+, एटॉमिक नंबर 26। पहले आयरन का लिख लो, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आउटर मोस्ट से 2 और उसके बाद वाला से 1। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 3d5। ये सब तो भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 5 है, 10 होना चाहिए, और d में 5 है। उस पर हुंस रूल लगाओ, तब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 5 है और d में ऑर्बिटल भी 5 ही होते हैं। किस पर हुंस रूल लग रहा है, 3d5। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरिए, भरा गया। सारा सारा अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, जिसको n डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकाल दो। n इंटू n प्लस 2 होता है जी, फॉर्मूला यहाँ गलती से 1 लिखा गया। n इंटू n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, √35 Vm। 35 का वैल्यू निकालते रहिएगा। ये बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट का कहानी हो गया। तो अब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने तरह के, हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर 5 तरह का सॉलिड पढ़ना है, जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने सीख लिया। चलिए अब लिख लो, there are 5 types of solid, there are 5 types of solid on the basis of magnetic property, there are 5 types of solid on the basis of magnetic property। कितने तरह के सॉलिड, तो 5 तरह के सॉलिड होते हैं। 5 types of solid on the basis of magnetic property। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड 5 तरह के, है ना। सबसे पहला एक एक करके शुरू करते हैं, नाम भी जानते जाओगे। डाई मैग्नेटिक, पहला क्या है, डाई मैग्नेटिक। क्या होता है डाई मैग्नेटिक सॉलिड, डाई मैग्नेटिक या डाई मैग्नेटिक सॉलिड। तो सबसे पहली बात कि इसको मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिपेल करता है, अपने से दूर हटाता है। इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने से दूर हटाता है। तो पहला बात, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली repelled by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसको वीकली रिपेल कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा बात,
सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड रहता है, देखे थे ना अभी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो डाईमैग्नेटिक सॉलिड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। इसका मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, यानी सारे के सारे ऑर्बिटल फुलफिल रहेंगे। सारा ऑर्बिटल फुलफिल रहेगा तब ना पेयर्ड। आप देखो अभी नोट्स में लिखे होंगे मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है क्योंकि उसका सारा का सारा ऑर्बिटल फुलफिल है। Cl माइनस का भी वैसे ही है, सारा का सारा ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डाईमैग्नेटिक सॉलिड। इसमें क्या, इसका मतलब क्या हो गया? इन डाईमैग्नेटिक सॉलिड all electrons have paired spin. Diamagnetic solid, comma, all electrons have paired spins. सारे इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड स्पिन होगा। इसका मतलब केवल फुलफिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। That is, only fulfilled orbitals will be present. Fulfilled orbitals will be present. केवल fulfilled orbitals रहेंगे। देख लो एक एग्जांपल यहाँ पर। और मान लो कि मैं बात करता हूँ कैल्शियम का, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए सारा का सारा ऑर्बिटल फुलफिल है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में कितने? 6। फुलफिल है, ओनली फुलफिल्ड है। इसमें क्या है? ऑल ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड, है ना, वही बात। और जब सब फुलफिल्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा ना, होता है ना 0 डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। अब इसका एग्जांपल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? NaCl, टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, जिरकोनियम ऑक्साइड ZrO2, KCl पोटेशियम क्लोराइड, बेंजीन C6H6 etc। ये सब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसे? तो एक मैं NaCl को एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे वो डाईमैग्नेटिक है। NaCl को आयन में तोड़ोगे तो Na+ और Cl- बनाएगा, यही बनाएगा ना। और Na+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 -1, सारा का सारा ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। इसी तरह से Cl- में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 -1 के कारण +1। अब देखिए इसमें 2, p में 6, सारा का सारा फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0 हो गया। तो NaCl में 2 ही आयन है ना, एक Na+ और दूसरा Cl-, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। नोट करिए पहले, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप टिटेनियम में तोड़ के कर सकते हो, जिरकोनियम में, KCl में। नोट करिए, तो KCl को भी मैं इस तरह से सिखा देता हूं। क्लियर? अब देखिए KCl को हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस हिसाब से थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा।
देखो केसीएल को एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है केसीएल। तो केसीएल को आयन में तोड़ोगे तो K प्लस और Cl माइनस, देखना है कि दोनों में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 तो डाईमैग्नेटिक ओवरऑल केसीएल। K प्लस पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्योंकि +1 चार्ज आउटर मोस्ट से निकालिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गया सारा का सारा ऑर्बिटल फुलफिल्ड, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन K प्लस में कितना 0। इसी तरह से Cl माइनस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्लोरीन का हो गया -1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा +1, तो Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सारा ऑर्बिटल फुलफिल्ड, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी ना K प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना Cl माइनस में, और यही दोनों मिलके KCl बना, तो KCl में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो KCl डाईमैग्नेटिक। सॉरी। अब नेक्स्ट बात क्या कहता है, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, कौन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसी के डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, क्योंकि वीकली रिपेल होता है ना, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है जी, इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है और ये अपना मैग्नेटिक गुण को लूज कर जाता है। क्या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट देयर मैग्नेटिक मोमेंट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन cancel out their magnetic moment and loses their magnetic character, और मैग्नेटिक कैरेक्टर समाप्त हो जाता है। ये आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, नोट कर लो। तो पारा मैग्नेटिक की ओर बढ़ते हैं। डाई मैग्नेटिक ध्यान रखना वीकली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और वो सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देगा। नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। हो गया। तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की ओर चलते हैं। डाईमैग्नेटिक का ठीक उल्टा होता है। पारामैग्नेटिक सॉलिड पैरामैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है? तो इसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अलग बात है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स से, वीक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा।
पैरामैग्नेटिक सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड हल्के फोर्स से अट्रैक्ट करता है, यानी वीकली अट्रैक्ट होगा हल्का फोर्स से। तो पहला बात क्या, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा, डायमैग्नेटिक को रिपेल कर रहा था वीकली, पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट कर रहा है वीकली। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए तो क्या बोल सकते हैं, इन पैरामैग्नेटिक सॉलिड there is presence of at least one unpaired electron. There is presence of at least one unpaired electron. At least one का मतलब समझिएगा, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, एक से ज्यादा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, etc। देख लेते हैं Cu2 प्लस कैसे पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बस एक को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ऑफ इसका Cu2 प्लस, ऐसे एग्जांपल लिए थे हम लोग, फिर से देख लो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक यहां से, क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, ये सब भरा हुआ है, ये खाली है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल बनाइए, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 5, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया। कितने, चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए Cu2 प्लस पैरामैग्नेटिक होगा। ये 3 बात हो गया एग्जांपल तक। चौथा बात क्या कर रहा है कि ये मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड in same direction, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे डायमैग्नेटिक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था ना मैग्नेटिक फील्ड में, पैरामैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देगा। तो नेक्स्ट बात, इन absence of magnetic field, paramagnetic solid loses their magnetic character. Paramagnetic solid loses their magnetic कैरेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर समाप्त हो जाएगा। नोट करिए, तो पैरामैग्नेटिक भी फिनिश।
ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड हो गया। अब फेरोमैग्नेटिक की ओर आगे बढ़ते हैं, तीसरे तरह का सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरे तरह का फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ये क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो पहला बात हो गया, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली attracted by magnetic field, पहला बात। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया जाए तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर समाप्त नहीं होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज नहीं होगा। जैसा कि पैरामैग्नेटिक में हो रहा था, पैरामैग्नेटिक सॉलिड अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर दे रहा था मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, लेकिन ये लूज नहीं करेगा। दे डू नॉट लूजेज, दे डू नॉट लूजेज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, they do not lose their magnetic character in absence of magnetic field, in absence of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज नहीं करेगा। इसका एग्जांपल फिक्स 4-5 याद रखना है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट एग्जांपल है इसका, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जीडी इसका नाम गैडोलिनियम होता है, 64 एटॉमिक नंबर होता है गैडोलिनियम, और क्रोमियम ऑक्साइड। ये सब फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। परमानेंट मैग्नेट इसी से बनता है क्योंकि ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। तो नेक्स्ट बात क्या, दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, they can be permanently magnetized, है ना। आइए पैरामैग्नेटिक की तरह सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। they are magnetized in magnetic field in same direction, they are magnetized in magnetic field in सेम डायरेक्शन, है ना। नोट करिए। तो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब है अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सारा अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में पैरेलल स्पिन होता है। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन
फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, सारा मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में, एकदम देखिए पैरेलल स्पिन है ना, सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गया। चाहे जितना मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट करो, 10, 20, 50, 100 जितना करो सब सेम डायरेक्शन में, स्पिन इन सेम डायरेक्शन। इसी को पैरेलल स्पिन बोलेंगे, एक डायरेक्शन में इसके कारण। पैरेलल स्पिन का मतलब क्या हो गया? स्पिन इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग घूमेगा, ये अलाइनमेंट हो गया। अब है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है? फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट के स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में होने के कारण। फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो नोट में मैं बता देता हूं कि फेरो मैग्नेटिज्म arises ड्यू टू, क्यों होता है फेरोमैग्नेटिज्म? तो स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेम डायरेक्शन, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब ना स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, वो भी सेम डायरेक्शन में, ड्यू टू spontaneous alignment of magnetic moment in same direction due to unpaired electron। सेम डायरेक्शन में किसके कारण मैग्नेटिक अलाइनमेंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये नोट करिए। तो मैकेनिज्म बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन का, है ना, नोट कर लो। तो मैकेनिज्म का चर्चा कर लेंगे अभी तुरंत। अलाइनमेंट पैरेलल रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसके कारण फेरोमैग्नेटिज्म डेवलप करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन का मैकेनिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो सबसे पहला बात, एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, नेबरिंग एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और नेबरिंग एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है। तो पहला बात क्या ध्यान रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम interacts strongly with unpaired electron of neighboring atom, unpaired electron of नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ
किसी भी एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा, पहला बात। और ये दोनों एक दूसरे को अलाइन करेंगे कॉमन डायरेक्शन में ताकि कम वॉल्यूम में हो सके। दोनों एक दूसरे को अलाइन करेंगे कॉमन डायरेक्शन में ताकि वॉल्यूम कम हो सके, और उसी कम वॉल्यूम को हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहता है? दे अलाइन देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली इन कॉमन डायरेक्शन। दे अलाइन spontaneously in common direction in a small volume, और इसी स्मॉल वॉल्यूम को डोमेन कहते हैं। इन ए स्मॉल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन पूछता है तो क्या कहोगे कि एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेबरिंग एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अलाइन कर लेता है कॉमन डायरेक्शन में छोटे से वॉल्यूम में, और उस छोटे से वॉल्यूम को डोमेन कहेंगे। नेक्स्ट बात, मैग्नेटिक मोमेंट हर एक एटम का डोमेन में पैरेलल होता है। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ all atoms in domain are parallel to each other. In domain are parallel to each other. पैरेलल होता है सेम डायरेक्शन में, रीअलाइनमेंट दिखाए थे। हर एक एटम का डोमेन, हर एक एटम के मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट डोमेन पैरेलल होता है। हेंस डोमेन के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम इन डोमेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। डोमेन में जितने भी एटम हैं सारे का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी डोमेन के पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। हेंस डोमेन्स डू नॉट हैव एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट। डोमेन्स डू नॉट हैव एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। और डोमेन भी टीनी मैग्नेट की तरह काम करता है। ये तो टेक्निकल भाषा हो गई। डोमेन एक्ट्स एज टीनी मैग्नेट, और बहुत सारा टीनी मैग्नेट को जोड़ते हैं तो बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है ना। तो डोमेन चूंकि छोटे स्पेस को बोलते हैं, वैसा वैसा बहुत सारा डोमेन जुट गया तो बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। आप डोमेन को इस तरह से समझो, एक बड़ा मैग्नेट लो, उसको पटक दो सरफेस पर, क्या होगा? टूट जाएगा। तो कुछ बड़ा पार्ट मिलेगा उसका टूट के, कुछ छोटा पार्ट, कुछ बहुत छोटा छोटा मिलता है। तो वो जो छोटा छोटा पार्ट है वही टीनी मैग्नेट है। छोटा छोटा जो पार्ट है उसी को डोमेन कहते हैं। बहुत सारे छोटे पार्ट को एक साथ मिला दो तो मैग्नेट का काम करने लगेगा, अच्छा मैग्नेट का काम करने लगेगा। नोट करिए, तो इसको मैं फिगर से डिनोट करता। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए फिगर से ज्यादा क्लियर होगा। कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट चाहे जिधर हो, फाइनली जब उसका मैग्नेटाइजेशन होगा तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि शुरुआत में
मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये हमने एक बनाया है अपनी मर्जी से, कोई डायग्राम, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फिक्स है। ये कोई स्पेस हमने लिया, कुछ अलाइनमेंट ऐसे है मैग्नेटिक मोमेंट का, कुछ अलाइनमेंट ऐसे है मैग्नेटिक मोमेंट का, कुछ अलाइनमेंट इस तरह से है मैग्नेटिक मोमेंट का, और कुछ अलाइनमेंट इस तरह से। अगला स्टेप में क्या होगा कि धीरे धीरे पैरेलल होना शुरू होगा। तो ये जो मान लीजिए कि अगला स्टेप में ये दोनों और ये दोनों इसके पैरेलल हो गया, तो कैसे होगा देख लेते हैं। फाइनली होना तो सबके अलाइनमेंट को पैरेलल है, एक बार में नहीं होगा, नहीं तो बर्स्ट कर जाएगा ना सॉलिड। होना तो सबको पैरेलल ही है। ये ऐसे था, अगला स्टेप में ये चारों भी उसके पैरेलल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो यहां पर था ये सभी पैरेलल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, हो गया ना पैरेलल, सारा एक दूसरे के पैरेलल हो गया। यही मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। डायग्राम टू शो मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यही मैकेनिज्म हो गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सारे मैग्नेटिक मोमेंट को पैरेलल असाइन होना पड़ेगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो पैरेलल अलाइनमेंट की होता है। नोट कर लीजिए, तो चौथा तरह के सॉलिड की ओर बढ़ेंगे। तीन तरह का हो गया, डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक से परमानेंट मैग्नेट बनता है, सबका एग्जांपल याद रखना है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है वो याद रखना है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फोर्थ नंबर क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड इससे उम्मीद किया जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड से उम्मीद किया जाता है या तो पारामैग्नेटिज्म शो करेगा या फेरोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये शो नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसा सॉलिड जो पारामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म तो शो कर सकता है, लेकिन उसके पास जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड? जो या तो पारामैग्नेटिज्म शो करेगा या फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा, लेकिन उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। तो क्या बोल सकते हो, सच टाइप्स ऑफ सॉलिड कैन शो पारामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म on the basis of number of unpaired electron, on the basis of number of unpaired electron। लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दे हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनके पास
होता ही नहीं है। किसके पास? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के पास। क्यों? क्योंकि इक्वल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। अगर 5 मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल डायरेक्शन में है तो 5 मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होगा? तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। किस तरह से होगा? तो जितना ऊपर वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट उतना नीचे, देखिए है ना, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट। एग्जांपल याद रखिएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2, Mn2O3, निकेल ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड। ये 5 एग्जांपल याद रखिएगा। फिलहाल देख के तो पता नहीं चलेगा जब तक याद नहीं रहेगा। तो ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। नोट कर लीजिए। तो लास्ट में चलेंगे 5वां नंबर फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। जल्दी से नोट करिए। बस ध्यान क्या रखना है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में, ये पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म दोनों शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नंबर में होता है। जितना अलाइनमेंट पैरेलल डायरेक्शन में उतना अलाइनमेंट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, है ना। यही है अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल नंबर में है। यह है फेरी मैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अब फेरी मैग्नेटिक की ओर चलेंगे। चलो 5वां सॉलिड कौन सा है? पांचवा है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, ये सॉलिड लार्ज मैग्नेटिज्म शो कर सकता है, ज्यादा मैग्नेटिज्म शो कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास बहुत कम मैग्नेटिक मोमेंट। एंटी फेरोमैग्नेटिक के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट था ही नहीं, इसके पास होगा लेकिन बहुत कम मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या होगा? The solid which are expected to show the solid which are expected to show large magnetism, मैग्नेटिज्म ज्यादा उम्मीद किया जाता है कि ये शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। but has very small net magnetic moment। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होते हैं, तो इस तरह के सॉलिड को फेरी मैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। कॉमा
such solids are called ferrimagnetic solid. Such solids are called ferrimagnetic solid. और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन इक्वल नहीं, अनइक्वल होगा, जिसके कारण थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट आता है। मान लो कि ऊपर के डायरेक्शन में 5 मैग्नेटिक मोमेंट है, नीचे में 4, तो 4 को कैंसिल किया, एक बचा ना, तो एक के कारण थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बचा। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में बराबर में था 5-5, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, अलाइनमेंट बराबर होने के कारण। यहाँ चूंकि बराबर नहीं होता है, क्या कहता है, इट एराइजेस ड्यू टू फेरीमैग्नेटिक सॉलिड कैसे एराइज होता है, इट एराइजेस ड्यू टू alignment of magnetic moment, alignment of magnetic moment in parallel and anti-parallel direction but unequal in number, in parallel and anti-parallel direction but unequal in number। दोनों डायरेक्शन में होगा लेकिन बराबर संख्या में नहीं होगा अलाइनमेंट। देखिए, एक ऊपर, 2 ऊपर, एक नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो देखिए 4 मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट हमने ऊपर शो किया है और 3 का नीचे शो किया है। तो 3 को कैंसिल आउट कर गया, एक बचेगा, जिसके कारण थोड़ा सा इसका मैग्नेटिक मोमेंट ओवरऑल होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जांपल इसका मैग्नेटाइट, Fe3O4 को क्या बोलोगे, मैग्नेटाइट। ZnFe2O4 को, दूसरा एग्जांपल ZnFe2O4, इसको बोलते हैं जिंक फेराइट। और एग्जांपल MgFe2O4, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम फेराइट। ये फेरी मैग्नेटिक सॉलिड का एग्जांपल। अब पहले लिख लो इसको। बस ध्यान रखना है कि पैरामैग्नेटिज्म उम्मीद किया जाता है कि ये मैग्नेटिज्म ज्यादा शो करेगा, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड से उम्मीद किया जाता है कि ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगा क्योंकि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल होता है, इसके कारण ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होता है। नोट कर लीजिए। अब ये जो सॉलिड है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, अपना फेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर जाएगा हीट करने पर और पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा, है ना। इसको हीट करिएगा तो क्या कहता है, सबसे पहला बात, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड लूजेज देयर फेरी मैग्नेटिज्म। इसको हीट करिएगा तो फेरी मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाता है एंड पैरामैग्नेटिक बन जाता है, एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। और क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड को हीट करने पर उसका फेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म और पैरामैग्नेटिक बन जाता है। और ये जब पैरामैग्नेटिक बन गया तो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के तुलना में।
they are weakly attracted by magnetic field in compare to ferromagnetic substance. In compare to ferromagnetic substance. ठीक है, तो एग्जाम्पल भी याद रखना है। ये आपका हो गया। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक अलग चीज। फेरोमैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी है वही एंटी फेरोमैग्नेटिक का, वही फेरीमैग्नेटिक का, बस मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट का फर्क है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंटी फेरोमैग्नेटिक भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फेरीमैग्नेटिक भी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में बराबर बराबर था। फेरी मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट बराबर बराबर नहीं था। और एग्जांपल भी याद रखना है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। थैंक यू।